वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आज हम हमारी कक्षा 7 के अभ्यासक्रम की ओर आगे बढ़े। तो लास्ट पीरियड में हमने उपपद विभक्ति का अभ्यास किया था, याद है ना सबको? हाँ, वेरी गुड। तो लास्ट पीरियड में मैंने आप लोगों को उपपद विभक्ति का मीनिंग एवं वाक्य में उसका कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में समझाया था। और संस्कृत के ग्रामर की बुक में आप लोगों को उपपद विभक्ति को लिखने के लिए भी बोला था। तो सबका ये होमवर्क हो गया होगा। और एक बात फिर से आपको याद करवा दूं, और आज ही आप लोगों ने हमारे ग्रुप में आए हुए मैसेज भी पढ़ लिया होगा कि अब से आप लोगों की हर एक सब्जेक्ट की बुक स्कूल में हम जिस दिन बोलेंगे उस दिन आपको देने के लिए आना होगा। तो आप लोगों की बुक भी चेकिंग वहाँ पे होगी, और जो सब्जेक्ट में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी आप टीचर से मिलकर डिस्कस कर सकते हो। और टीचर भी आप लोगों की टेस्ट लेंगे, यानी कि प्रश्न पूछेंगे आपको। अभी तक जितना भी अभ्यास हमारी ओर से चलाया है उस अभ्यास में से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक CW कंप्लीट रखिए, और संस्कृत में आप लोगों की CW एवं व्याकरण की बुक दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। अभी तक हमारा जितना भी अभ्यास हुआ है, जिस जिस लेसन का अभ्यास हमने करवा लिया है, ग्रामर में भी जितने टॉपिक हमने समझा लिया है, वो सारे टॉपिक आप लोगों को ग्रामर की बुक में लिख देना है। तो जिस दिन आप लोगों को संस्कृत की बुक स्कूल में मंगवाएंगे तब आप लोगों की दोनों बुक चेक होगी और दोनों बुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर जिसकी भी इनकम्प्लीट है वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलो, आज हम हमारा अभ्यास आगे देखें तो लेसन होगा एकादश पाठः। हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो थी उससे पहले हमने 10वीं पाठ का अभ्यास कर लिया था, विश्व बंधुत्व, यानी कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो चलो, उसका अभ्यास भी हमने कर लिया था, तो वो भी आप लोगों का संस्कृत की बुक में हो गया होगा, यानी कि लेसन 10 आपका पूरा हो गया होगा आपकी संस्कृत की बुक में। आज हम अभ्यास करेंगे एकादश पाठ यानी 11 चैप्टर की। आप सबके पास पाठ्य पुस्तक तो होगा ही, जल्दी से आप अपना पाठ्य पुस्तक अपने हाथ में ले लीजिए। मैंने बार बार आप लोगों को याद करवाया है, फिर भी आज एक बार फिर से याद करवा लेती हूँ कि जिसके पास भी पुरानी पाठ्य पुस्तक है तो नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में कई लेसन चेंज हो गए हैं। इसीलिए आपको नई आवृत्ति, जो अभी की न्यू आवृत्ति है, वही खरीदनी है, वही आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लेसन समझेंगे तब आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक ही सही नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? तो ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपकी पाठ्य पुस्तक है वो नई आवृत्ति वाली है या पुरानी है। चलो, आज हम बात करते हैं समवायो ही दुर्जयः। एकादश पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। पहले तो हम इस लेसन के पाठ का जो नाम है उसका अर्थ समझ लेते हैं। किसको पता है? चलो, समवाय यानी क्या, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, समवाय यानी कि संगठन, समूह। और दुर्जय यानी क्या, चलो बताओ। हाँ, गुड, दुर्जय यानी कि कठिनाइयों से जो पार कर सकते हैं वो कार्य, ठीक है? जिसको सरलता से हम पार नहीं कर सकते, जिसको हम सरलता से नहीं कर सकते हैं, वैसा कार्य दुर्जय है। जो कार्य हम कठिनाइयों से करते हैं वही कार्य। तो इसका मतलब ये हुआ ही यानी कि निश्चित, निश्चय रूप से समवायो यानी कि संगठन में कठिनाइयों से पार करने वाला जो कार्य होता है वो भी समवाय यानी कि संगठन से पार कर सकते हैं। यानी कि समूह से किया हुआ कार्य जो कठिन से कठिन होता है फिर भी हम उसमें सफल हो जाते हैं, वो पार कर सकते हैं, ठीक है?
तो इस लेसन का नाम के ऊपर से ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे संगठन समूहों की बात की गई है। कि एक गुजराती में भी कहावत है कि संप त्यां जंप। हमने सबने ये कहावत है वो सुनी होगी और उसके बारे में जाना भी होगा। कहते हैं ना कि अगर कठिन से कठिन कार्य भी अगर साथ में मिलकर किया जाए तो अवश्य उसको पार कर सकते हैं, अवश्य उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलो इसी संदेश को बताते हुए, इसी संदेश को देते हुए यहाँ पे एक समवायो ही दुर्जय कहानी के द्वारा हमें ये समझाया गया है कि समवाय संगठन में कितनी शक्ति होती है। तो यहाँ पे एक कहानी है, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे कहानी है एक चिड़िया की। चिड़िया अपने संतानों के मर जाने के बाद उसका बदला जो होता है वो कैसे लेती है, उनमें कैसे सफलता प्राप्त करती है, उसके बारे में यहाँ बताया है। आप सब जानते हैं कि चिड़िया है वो कितना छोटा पक्षी होता है और उसके सामने हाथी, गजह यानी हाथी कितना बड़ा महाकाय प्राणी होता है, फिर भी चिड़िया है वो हाथी के सामने जीत जाती है। तो ये एक संगठन की शक्ति ही दिखाई देती है। चलो हम इस कहानी के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। अर्थात पूरा यानी कि पहले के समय में, एकस्मिन यानी एक, वृक्षे यानी कि वृक्ष पर, पेड़ पर, एका यानी एक, चटका यानी चिड़िया, प्रतिवसति स्म यानी रहती थी, स्म यानी थी। वो भूतकाल हो जाता है। कभी भी आप लोगों को अगर भूतकाल का रूप बनाना हो तो आप कोई भी वर्तमान काल का रूप हो उसके पीछे अगर स्म लगा देते हो तो वो भूतकाल का रूप दिखाता है, यानी कि वो भूतकाल की वाक्य रचना बन जाती है। प्रतिवसति स्म यानी कि रहती थी। पहले के समय में कोई एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, चलो आगे। कालेन तस्याः संततिः जाता। अर्थात कालीन यानी समय जाते, तस्या यानी उसके यानी किसके, चिड़िया के। वेरी गुड। संतति यानी कि संतान, जाता यानी हुई, समय जाते वो चिड़िया की संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। अर्थात एकदा यानी एक बार, कश्चित यानी कोई एक, प्रमत्त यानी कि पागल, गज यानी हाथी, तस्य यानी उसके, वृक्षस्य यानी वृक्ष के, अध यानी नीचे, आगत्य यानी आकर, तस्य यानी उसके, शाखाम यानी डाली, सुंडेन यानी कि सूंड से, अत्रोटयत यानी तोड़ डालना। अब आप पूरा का पूरा अनुवाद समझे। एकदा यानी एक बार, वहाँ पे कोई एक पागल हाथी उस वृक्ष के, तस्य वृक्षस्य यानी उस वृक्ष के, अध यानी नीचे, उस वृक्ष के नीचे आता है, आगत्य यानी आता है, और उसकी शाखा यानी कि डाली, उसकी डाली को अपनी सूंड से तोड़ डालता है। देखो फिर से पूरा बोलती हूँ कि पहले के समय में एक वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। समय जाते उसकी संतान हुई। एक बार वहाँ पे कोई पागल हाथी उस वृक्ष के नीचे आया और वहाँ पे आकर उस वृक्ष की डाली को अपनी सूंड से तोड़ डाली। अत्रोटयत यानी तोड़ डाली। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। अर्थात चटकायाः यानी कि चिड़िया की, नीडम यानी कि घोंसला, भुवि यानी जमीन, अपतत यानी गिर जाना, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। अपतत यानी गिर जाना। तेन अंडानी विषणानी। अर्थात तेन यानी उसके, अंडानी यानी उसके अंडे हैं
वो विषाणी यानी फूट गए, उसके अंडे क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। अतः अतः सा चटका व्यपलत, यानी कि अथ यानी अब, सा यानी वो, चटका यानी चिड़िया, व्यपलत यानी कि विलाप करने लगी। ऐसे चिड़िया है वो विलाप करने लगती है, रोने लगती है। विलाप करना यानी रोना। उसको दुख होता है क्योंकि उसका जो घोंसला था वो टूट गया था, उसके अंडे, उसके जो अंडे थे, उसके बच्चे थे, जो संतान थी वो टूट जाते हैं, वो मर जाते हैं, इसीलिए वो विलाप करने लगती है। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुःखेन ताम अपुच्छत, भद्रे किमर्थ विलपसि इति। तस्या यानी कि उसका, तस्या यानी उसका, विलापम यानी कि विलाप, रोने की आवाज़, श्रुत्वा यानी सुनकर, काष्ठकुट यानी कि एक नाम है, काष्ठकुट पक्षी का, खग यानी कि पक्षी, नाम यानी नाम, दुखेन यानी दुख से, ताम यानी कि उसको, अपुछत यानी कि पूछने लगा, भद्रे यानी बहन, भद्रे यानी बहन, किमर्थ यानी क्यों, विलपश्यति यानी कि रो रही है। फिर पूरा करते हैं अनुवाद। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसके रोने की आवाज़ सुनकर, काष्ठकुट नामः खग, काष्ठकुट नाम का पक्षी है वो आया, और दुखेन ताम अपुछत, और दुख से उसको पूछने लगा, अपुछत यानी पूछने लगा, भद्रे किमर्थ विलपसि, अरे बहन तू क्यों विलाप कर रही है, अरे बहन तू क्यों रो रही है। आगे चटकाहा वदत यानी चिड़िया बोलती है, अवदत यानी बोलना। चटका वदत दुष्टकेन गजेन मम संततिः नाशिता, अर्थात चटका वदत यानी चटका बोली, चिड़िया बोली, दुष्टकेन यानी दुष्ट हाथी ने, गजेन यानी हाथी ने, मम यानी मेरी, संतति यानी संतान को, नाशिता यानी नष्ट कर दिया। चिड़िया कहती है कि दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला, मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अप्रसरेत, तस्य यानी उसका, किसका, हाथी का, तस्य गजस्य यानी उस हाथी का, वधेनेव यानी कि वध करके ही, मार कर ही, वध करना, मारना, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, अप्रसरित यानी कि दूर होगा, कम होगा। वो कहती है कि अब तो उस हाथी का वध करके ही मेरा दुख दूर होगा, कम होगा। ततः काष्ठकुटः तां वीरार्वा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत, ततः यानी उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, काष्ठकुट यानी काष्ठकुट का नाम का जो पक्षी था वो वीरार्वा यानी कि वीरार्वा नामक, नामन्या यानी नामक, मक्षिका यानी मक्खी, समीपम यानी पास, अनयत यानी ले जाना, उसके बाद काष्ठकुट, ततः काष्ठकुट यानी उसके बाद काष्ठकुट है उसको वीरार्वा नामक मक्खी के पास ले गया, समीपम यानी पास, अनयत यानी ले जाना। फिर काष्ठकुट क्या करता है ये चिड़िया को, हाँ, वीरार्वा नामक मक्खी के पास उसको ले जाता है। तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, फिर वहाँ पे क्या होता है देखो, तयो यानी उसकी, वार्ता यानी बातें, श्रुत्वा यानी सुनकर, मक्षिका वदत यानी कि मक्खी बोली, अवदत यानी बोलना, उसकी बातें सुनकर मक्खी कहती है, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। देखो वहाँ पे क्या होता है, अब काष्ठकुट जो है वो चिड़िया को लेकर मक्खी के पास जाता है, और मक्खी उसकी बात सुनकर फिर मक्खी क्या बोलती है कि ममापि, ममापि यानी कि मेरा भी, ममा प्लस अपि यानी मेरा भी, अपि यानी भी, मम यानी मेरा, मेरा भी, मित्रम यानी मित्र, फ्रेंड, दोस्त, मंडूकः मेघनाद, मंडूक यानी कि मेढक,
मेरा मित्र भी मेढक मेघनाद, मेघनाद उसका नाम था, किसका? मेढक का। अस्ति यानी है। वो मक्खी जो है वो उसकी बातें सुन लेती है चिड़िया की। तब वो क्या कहती है मक्खी कि मेरा भी मित्र है एक मेघनाद नामक मेढक, उसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम। क्या कहती है वो मक्खी कि मेरा भी मित्र एक मेघनाद है। शीघ्रम यानी जल्दी से, तमुपेत्य यानी उसके पास, यथोचित यानी कि जो उचित होगा वो, यथा प्लस उचित, यथा यानी जो, उचितम यानी कि जो योग्य होगा, जो उचित होगा वो, करिष्याम यानी करेंगे। मक्खी जो है वो उसको कहती है कि मेरा भी मित्र है एक मेघनाद नामक मेढक है, उसके पास हम जल्दी से चलते हैं, शीघ्रम यानी जल्दी से जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो उचित होगा वो करेंगे। यथोचितम करिष्याम, जो उचित होगा वो करेंगे, जो ठीक लगेगा वो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं नेवदताम्। यानी कि क्या कहता है कि तदानीम तौ यानी कि उसके बाद मक्षिकया सह यानी मक्खी के साथ, मक्षिकया यानी मक्खी, सह यानी साथ, उसके बाद मक्खी के साथ, गत्वा यानी जाकर, मेघनादस्य यानी मेघनाद का, पुरः यानी कि पूरा, सर्व यानी पूरा का पूरा, सर्व वृत्तांत यानी पूरी की पूरी जो बात थी, जो कहानी थी वो, नेवदताम यानी कि कही, उसको बोल दी। क्या होता है उसके बाद वो मक्खी के साथ सब जाते हैं वहाँ पे मेघनाद के पास, और वहाँ पे जाकर मेघनाद को पूरी की पूरी बात है वो बता देते हैं। उसको कह देते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कौन कौन वहाँ मेघनाद के पास जाता है? मक्खी और चिड़िया और काष्ठकुट, ये तीनों कहाँ पे जाते हैं? मेघनाद के पास, और वहाँ पे जाकर मेघनाद को, मेढक को सारी बात बता देते हैं। तो इस तरह इस कहानी में हम आज यहाँ तक ही इसका अभ्यास यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में आगे कहानी देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये कहानी बहुत सुंदर है, आपको भी ये कहानी समझने में बहुत आनंद आएगा। तो चलो आज हम इस पीरियड का होमवर्क नोट कर ले। तो आज के पीरियड का होमवर्क है, इस लेसन जो है एकादश पाठ, उसके शब्दार्थ आप लोगों को संस्कृत की बुक में लिख देना है। नेक्स्ट पीरियड में हम जब इस कहानी को आगे का अभ्यास करेंगे, इस कहानी को समझेंगे, और उसके बाद हम उसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज भी देखेंगे, ताकि आप लोगों का अभी शब्दार्थ हो गए हो तो नेक्स्ट पीरियड में हम जल्दी से उसकी एक्सरसाइज भी कर सके। तो किसी का भी होमवर्क बाकी नहीं होना चाहिए, सबको उसी दिन, जिस दिन आपको होमवर्क मिलता है उसी दिन आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।